अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम पढ़ रहे हैं बुक 2 का लेसन 1। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने साथी तालिब इल्मों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी ताज़ा तरीन वीडियोज़, ताज़ा तरीन लेक्चर्स की इत्तला आपको बर वक्त मिल सके। प्यारे बच्चों, इस लेसन में अभी तक मुसन्निफ़ ने हमें यह बताया है कि कायनात में कुल सितारे कितने हैं। उसने हमें यह बताया है कि सितारों का हुजम, सितारों का साइज़ कितना हो सकता है, और फिर उसने निज़ाम शमसी, हमारे सोलर सिस्टम की तख्लीक के बारे में अपना नज़रिया भी पेश किया। अब आगे चलकर मुसन्निफ़ इस बात पर बहस करेगा कि कायनात में ज़मीन के अलावा कहीं और क्या ज़िंदगी मुमकिन है। तो आइए देखते हैं कि इस कायनात में ज़िंदगी के इम्कान के बारे में मुसन्निफ़ के क्या नज़रियात हैं। मुसन्निफ़ कह रहा है, ऑल्दो अगरचे वी कैन नॉट स्पीक, हम नहीं कह सकते विद एनी सर्टनटी यकीन, अगरचे हम यकीन से तो नहीं कह सकते, इट सीम्स मोस्ट लाइकली पॉसिबल प्रॉबेबल, लेकिन ज़्यादा इम्कान इसी बात का लगता है दैट द ह्यूमन रेस नस्ल इंसानी केम इनटू एग्जिस्टेंस, वजूद में आई, इन सम सच वे एज दिस, इसी तरह के किसी तरीके से, यानी कि जो तरीका मुसन्निफ़ ने बताया है नस्ल इंसानी के वजूद में आने का, नस्ल इंसानी उसी तरह के किसी तरीके से वजूद में आई होगी, अगरचे मुसन्निफ़ को इस बात का, अपने नज़रिए का यकीन नहीं है। स्टैंडिंग ऑन आवर लिटल ग्रेन ऑफ सैंड, रेत के अपने छोटे से ज़र्रे पर खड़े होकर, यहाँ ज़मीन को, प्लैनेट अर्थ को रेत का ज़र्रा कहा गया है क्योंकि कायनात में ज़मीन की बिल्कुल वही हैसियत है जो हमारी इस ज़मीन में रेत के किसी भी बहुत ही छोटे से ज़र्रे की हो सकती है। तो रेत के इस छोटे से ज़र्रे पर खड़े होकर वी ट्राई टू डिस्कवर, हम जानने की कोशिश करते हैं, द नेचर एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, उस कायनात की फ़ितरत और मकसद के बारे में, विच सराउंड्स, जिसने घेरे में लिया हुआ है, आवर होम, हमारे घर यानी कि इस स्यारे ज़मीन को, इन स्पेस एंड टाइम, स्पेस यानी कि जगह, मकान, एंड टाइम यानी कि वक्त, यानी कि ज़मान, जिसे हम ज़मान व मकान कहते हैं। मुसन्निफ़ के ख़्याल में हम दो तरह से इस कायनात के कैदी हैं। हम स्पेस के हवाले से भी कायनात के कैदी हैं, हम अपनी जो स्पेस हमें मिली हुई है ज़मीन को, हम उस स्पेस से बाहर नहीं निकल सकते, और हम वक्त की कैद में भी हैं। और जब हम उस कायनात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिस कायनात के हम ज़मान व मकान के कैदी हैं, तो क्या होता है, आवर फर्स्ट फीलिंग, हमारा पहला एहसास, इज़ समथिंग लाइक फियर, तो हमारा पहला एहसास डर और खौफ जैसा होता है, हमें डर महसूस होता है, ये कायनात बहुत खौफनाक है। मुसन्निफ़ हमें बता रहा है कि कायनात 5 लिहाज से खौफनाक है, और अभी हम देखते हैं और हम नोट भी कर लेंगे और आप नंबरिंग भी कर सकते हैं ताकि अगर सवाल आए, और एक बहुत अहम क्वेश्चन भी है कि वाई इज़ आवर यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग, तो आप उसके जवाब में ये 5 पॉइंट लिख सकते हैं कायनात के खौफनाक होने के। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें कायनात खौफनाक लगती है। पहली वजह नंबर 1, बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस, इमेंस वेरी बिग, ह्यूज, डिस्टेंसेस फासले, ये कायनात खौफनाक है क्योंकि इस कायनात के फासले इतने बड़े बड़े हैं, विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जिन्हें हम समझ ही नहीं सकते। कायनात के खौफनाक होने की दूसरी वजह, फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, कायनात इसलिए भी खौफनाक है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, स्ट्रेचेस फैलाओ, स्पैन
length, کیونکہ اس کائنات میں وقت کے پھیلاؤ so great اتنے زیادہ بڑے ہیں that we cannot imagine them کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور کائنات کے یہ پھیلاؤ کائنات میں وقت کے یہ پھیلاؤ اتنے زیادہ بڑے ہیں میکنگ دا ہول آف ہیومن ہسٹری کہ وقت کے اس پھیلاؤ نے انسانی تاریخ کو سو ویری اسمال بہت چھوٹا بنا دیا ہے ان کمپیریزن جب ہم موازنہ کرتے ہیں. جب ہم نسل انسانی کی عمر کا کائنات کی عمر سے موازنہ کرتے ہیں تو کائنات کے مقابلے میں نسل انسانی کی عمر اتنی چھوٹی ہے کہ ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے. فرائٹننگ کائنات کے خوفناک ہونے کی وجہ نمبر 3 یہ ہے بیکاز آف آور ایکسٹریم لونلینس کہ کائنات میں ہم بہت ہی زیادہ تنہا ہیں، کائنات میں ہم بہت ہی زیادہ اکیلے ہیں. اینڈ اور وجہ نمبر 4 بیکاز آف دا لٹلنس آف آور ہوم ان اسپیس. لٹلنس چھوٹا ہونا اور خلا میں ہمارا گھر ہے پلانٹ ارتھ. چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس خلا میں ہمارا گھر یعنی کہ یہ سیارہ زمین بہت ہی زیادہ چھوٹا ہے. کتنا چھوٹا؟ ملینتھ پارٹ 10 لاکھواں حصہ سمجھ لیجئے آف اے گرین آف سینڈ ریت کے ایک ذرے کا آؤٹ آف آل دا سی سینڈ ان دا ورلڈ دنیا کی ساحل سمندر کی ریت پر. مصنف نے ہمیں اس سبق کے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ کائنات میں اتنے ستارے ہیں جتنے دنیا میں ریت کے ذرات. ریت کے کسی ایک ذرے کو اٹھا لیجئے وہ ہو جائے گا ایک ستارہ. اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ زمین ستاروں سے لاکھوں گنا چھوٹی ہے تو ایک ریت کے ذرے کا 10 لاکھواں حصہ کر لیجئے وہ بن گئی ہماری زمین. تو لامحالہ ہمیں لازمی ڈر لگے گا جب ہم یہ سوچیں گے کہ کائنات میں ہماری زمین کی بالکل وہی حیثیت ہے جو اس زمین پر ریت کے ایک ذرے کے 10 لاکھویں حصے کی ہے. بٹ above all else لیکن سب سے بڑھ کر we find the universe frightening ہمیں کائنات اس لیے خوفناک لگتی ہے. کائنات کے خوفناک ہونے کی وجہ نمبر 5 یہ ہے because we cannot find any sign علامت نشانی کہ ہمیں کوئی ایسی علامت نہیں ملتی that life like our own کہ جیسی زندگی ہماری ہے exists ویسی زندگی وجود رکھتی ہوگی anywhere in it کائنات میں کہیں اور except on the earth زمین کے علاوہ. ہمیں کائنات اس لیے بھی خوفناک لگتی ہے کہ جیسی زندگی ہماری زمین پر ہے زمین کے علاوہ ہمیں ویسی زندگی پوری کائنات میں کہیں اور نہیں مل رہی. Indeed بے شک فار دا موسٹ پارٹ کیونکہ زیادہ تر empty space is so cold یہ خلا اتنی ٹھنڈی ہے that all life in it would be frozen کہ اس خلا میں ساری کی ساری زندگی جو تمام قسم کی زندگی ہے وہ جم جائے گی. موسٹ آف دا میٹر ان اسپیس اور خلا میں جو زیادہ تر میٹر جو زیادہ تر مادہ ہے یعنی کہ ستارے از سو ہاٹ وہ ستارے اتنے زیادہ گرم ہیں ایز ٹو میک لائف آن اٹ امپاسبل کہ ان ستاروں پر زندگی ناممکن ہے. کائنات میں 2 ہی چیزیں ہیں یا خلا یا ستارے. خلا اتنی زیادہ ٹھنڈی ہے کہ زندگی ممکن نہیں اور اسی طرح ستارے بھی اتنے زیادہ گرم ہیں کہ ان پر زندگی اپنا وجود ممکن نہیں رکھ سکتی. اور تھک ہار کر مصنف کہہ رہا ہے کہ لائف ڈز ناٹ سیم ایسا لگتا ہے زندگی کا ٹو ہیو اینی پارٹ کوئی کردار ہی نہیں ان دا پلان آف دا یونیورس کائنات کے اس منصوبے میں وچ پروڈیوسڈ آور پلانیٹری سسٹم جس کائناتی منصوبے نے ہمارے نظام شمسی کو پیدا کیا تھا. مصنف کہہ رہا ہے کہ جس منصوبے کے تحت ہمارا نظام شمسی وجود میں آیا ایسا لگتا ہے کہ اس منصوبے میں زندگی کا کوئی کردار نہیں تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی حادثاتی طور پر زندگی ایکسیڈنٹلی اس
हमारे सियारे पर वजूद में आई। कैलकुलेशन शोज़, कैलकुलेशन हिसाब किताब, कंप्यूटेशन, हिसाब किताब हमें बताता है दैट देयर कैन बी ओनली वेरी फ्यू सच सिस्टम्स इन स्पेस, के खला में हमारे निज़ाम शमसी जैसे निज़ाम ना होने के बराबर हैं, इक्का दुक्का हैं, बहुत कम हैं। यट ताहम, सो फार एज वी कैन सी, जहाँ तक हम समझ सकते हैं, लाइफ ऑफ द काइंड, उस किस्म की ज़िंदगी, वी नो ऑन अर्थ, जिस किस्म की ज़िंदगी के बारे में हम ज़मीन पर जानते हैं, यानी कि ज़मीन जैसी ज़िंदगी, कैन एग्जिस्ट, वजूद मुमकिन रख सकती है, ओनली ऑन प्लैनेट्स लाइक द अर्थ, ज़मीन जैसी ज़िंदगी सिर्फ ज़मीन जैसे सियारों पर ही मुमकिन है। इट का मतलब ज़मीन जैसी ज़िंदगी को नीड्स सूटेबल फ़िज़िकल कंडीशंस, सूटेबल मुनासिब फ़िज़िकल कंडीशंस, तबई शराइत की ज़रूरत है, फॉर इट्स अपीयरेंस, अपीयरेंस नमूदार होना, इमरजेंस एग्जिस्टेंस, ज़मीन जैसी ज़िंदगी को कहीं भी नमूदार होने के लिए ख़ास मुनासिब तबई शराइत की ज़रूरत है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच, और इन शराइत में सबसे अहम है इज़ अ टेम्परेचर, एक ऐसा दर्जा हरारत, एट विच, जिस दर्जा हरारत पर सब्सटेंसेस यानी कि चीज़ें कैन एग्जिस्ट इन आ लिक्विड स्टेट, ज़िंदगी के वजूद के लिए सबसे अहम शर्त है एक ऐसा दर्जा हरारत जिस दर्जा हरारत पर लिक्विड यानी कि माया चीज़ें माया हालत में मौजूद रह सकें, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो माया चीज़ें गैस में बदल जाएंगी, और अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो वो माया चीज़ें ठोस बन जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, मुसन्निफ़ का ये नज़रिया है कायनात में ज़िंदगी के वजूद के बारे में, और अभी तक तो उसने हमें बताया कि कायनात में जो खला है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, और जो सितारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हैं, यानी कि ना खला में ज़िंदगी मुमकिन है ना सितारों पर ज़िंदगी मुमकिन है। तो ज़िंदगी आखिर मुमकिन है भी सही या नहीं, और अगर मुमकिन है तो कहाँ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।